नमस्कार दोस्तों, आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वह हिंदी के ऊपर है। इसमें हिंदी के हमने 30 क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। आपका जो है कम से कम समय लगे और इसको एक प्रैक्टिस के रूप में आप इसको मानिएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से मौखिक यानी कि जो मौखिक अभिवृद्धि का रूप है, तो यहाँ पे ऑप्शन है शुद्ध वर्तनी, सुलेख है, श्रुतुलेख है, आशु भाषा। देखिए, शुद्ध वर्तनी क्या होता है कि यह मौखिक अभिव्यक्ति नहीं है, यहाँ पे यह लेखन से संबंधित है, यानी कि किस प्रकार की शुद्धता उसमें रखी जाए। यानी कि कोई भी अगर शब्द लिखा हुआ है उसमें मात्रा का या किसी भी प्रकार की दोष है उसको, यानी कि त्रुटि है, तो उसको शुद्ध किया जाता है, वह शुद्ध वर्तनी होती है। ठीक, यानी कि शब्दों को शुद्ध करने का जो तरीका होता है शुद्ध वर्तनी से होता है। सुलेख जो होता है, सुलेख जो है उसको लिखा जाता है, यानी कि लेखन की एक क्षमता है जो उसमें सुंदरता लाती है, यानी कि राइटिंग के ऊपर अगर देखा जाए तो है। श्रुतुलेख है, श्रुतुलेख जो है एक सुलेख है, यह एक जो है कि मान सकते हैं इसको जैसे कि इमला के तौर पर जो बोला जाता है उसको लिखा जाता है, वह श्रुतुलेख होता है। और आंसू भाषण की बात करें तो यह एक मौखिक अभिव्यक्ति है। कौन सी मौखिक अभिव्यक्ति कौन सी है? आंसू भाषण। आंसू भाषण में क्या होगा कि यहाँ पे भाषण जो है वह कई तरीकों से दिया जाएगा, यानी कि जो भाषण करता है वह अपने भाषण को मौखिक अभिव्यक्ति से उसको व्यक्त करेगा, यानी कि जो भाषण के जो है प्रति जो है विषय होता है उसको पहले विषय को बताएगा, उसके बाद जो है सभी लेखन को जो है उसको जो है उसमें जो भी जुड़ी हुई फैक्ट होते हैं उसको बताया जाता है। यानी कि जो अगर आप बात करें तो मौखिक अभिव्यक्ति जो है वह भाषण से आंसू भाषण से संबंधित है, इसको आप जो है नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, अगला है कि दूसरा है हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं। इसको ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या पूछ रहा है। आपका ऑप्शन है 15 है, 25 है, 18 है और 22। आप सभी जानते हैं कि जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का जो है उल्लेख है, उसमें 22 भाषाएं जो है सम्मिलित की है। मगर यहाँ पे जो है बोला गया है क्या है कि जो है कि हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 बोलियां हैं हिंदी भाषा में। अगर नोट करना चाहें तो उसको भी नोट कर सकते हैं, जैसे कि जो हिंदी भाषा है जो 18 बोलियां हैं, इन 18 बोलियों को जो है 5 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे कि यहाँ पे एक है पूर्वी हिंदी, कौन सा पूर्वी हिंदी है, एक है पश्चिमी हिंदी, कौन सा एक है पश्चिमी हिंदी। ठीक, इसके बाद जो है कि एक पश्चिमी हिंदी हो गया, एक पूर्वी हिंदी हो गया, एक हो गया बिहारी हिंदी, कौन सा बिहारी हिंदी हो गया। एक बिहारी हिंदी के बाद एक जो है एक आएगा जो है कि राजस्थानी हिंदी। ठीक, तो राजस्थानी हिंदी आ जाएगा। इसी तरह से एक पहाड़ी हिंदी भी है, कौन सा राजस्थानी के बाद एक पहाड़ी है। देखिए आपका पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, उसके साथ पहाड़ी हिंदी। इस तरह से जो है 5 भागों में डिवाइड किया गया है। इन सभी 5 के अंदर जो है अलग अलग जो है भाषाओं को उसमें शामिल किया गया है। सभी को मिलाकर 18 जो है बोलियां जो है इसमें शामिल है, यानी कि हिंदी भाषा में देखा जाए तो बोलियों की संख्या 18। आपको यह फैक्ट इसको याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगला है कि भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका का युग में जो है कौन सा सही है, यानी कि भारतेंदु युग में कौन सी जो है पत्रिका निकली है। देखिए पहला है कि कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप। देखिए कवि वचन सुधा जो है यह हिंदी जो है भारतेंदु युग में प्रकाशित होने वाली यह जो है पत्रिका है। कौन सी यह पत्रिका जो है यह भारतेंदु युग में प्रकाशित है, यानी कि यह पत्रिका जो है कवि वचन सुधा जो है हिंदी पत्रिका, ये दोनों जो है पत्रिका जो है यह जो है कि भारतेंदु युग में प्रकाशित है। अगर बात करें तो ये कवि वचन की, यानी कि कवि वचन जो है यह कवि वचन जो है कि सुधा, इसका जो है कवि वचन सुधा है, इसको प्रकाशन जो है ये एक जो है काशी से ये इसको प्रकाशित किया गया था। यह जो है 1868 में इसको प्रकाशित किया गया था। किसमें? 1868 में। और हिंदी को जो है हिंदी को 1877 में प्रकाशित किया गया था। हिंदी प्रदीप का, यानी हिंदी प्रदीप का प्रकाशन जो है 1877 में इसको जो है प्रयागराज से प्रकाशित किया गया था। इसको जो है काशी से प्रकाशित किया। कवि वचन को काशी से याद रखिएगा। हिंदी जो है हिंदी प्रदीप को जो है यह प्रकाशित किया गया था कहाँ से? यह जो है प्रयागराज से, यानी कि प्रयाग से इसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है, जो है ये सभी जो है एक जो है कि मासिक पत्रिका है। और आगे देखें तो
चौथा है कि तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है। तद्भव सब जो है पत्रिका है वह कौन है, यानी कि लीलाधर जुगड़ी हैं, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हैं, सी है हरि प्रकाश उपाध्याय और डी है अखिलेश। देखिए तद्भव पत्रिका हम आपको बताया था कि यह लखनऊ से प्रकाशित होती है और यह कौन प्रकाशित किया है, ये अखिलेश के द्वारा प्रकाशित किया गया है यह पत्रिका। ठीक, यानी कि तद्भव पत्रिका का संपादन जो है अखिलेश के द्वारा किया गया है। यह लखनऊ में प्रकाशित होने वाली यह पत्रिका है और यह एक मंथली जो है कि यह इसको कह सकते हैं मासिक जो है पत्रिका है। कौन सी मासिक पत्रिका है, लखनऊ से प्रकाशित होती। दोस्तों आपका 5वां क्वेश्चन है कि 12 है बरस लव कुकुर जिये और 13 है लव सियार जिये। यह पंक्ति जो है किसकी है, इसको आपको बताना है। जैसे कि विद्यापति, चंद्रबरदाई, नरपति नल्हा और जगनीश की। देखिए सबसे पहले अगर सबका अगर जो देखें तो यह विद्यापति जो है, विद्यापति जो है कृतियाँ इनका जो है कीर्ति कला है। कौन सी, कीर्ति कला है और इसके साथ साथ इनका कीर्ति पताका भी है कि जो है पदावली भी है। कौन सी, पदावली ये जो है कीर्ति जो है इनका जो है विद्यापति का। और चंद्रबरदाई का आप जानते हैं कि इनकी जो कीर्ति है पृथ्वीराज रासो नामक की जो है की रचना की है। और नरपत नल्हा जो है यहाँ बीसल देव रासो नामक ग्रंथ लिखे थे। कौन सा, बीसल देव रासो नामक यह ग्रंथ लिखे थे। साथ ही साथ जगनीश की बात करें तो जगनीश जो है 12 बरस लो कुकुर जिया और 13 बरस लो जिया। यह पंक्ति जो है कि यह जगनीश की पंक्ति है। इन्होंने परमाल रासो में जो है आल्हा खंड को इन्होंने बताया है कि यह ग्रंथ जो है आल्हा खंड से रचित वीरों में उत्साह जगाने के लिए यह जो है पंक्ति इन्होंने लिखा है। अगला क्वेश्चन है आपका 6वां है, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। यानी कि वह कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर हिंदी जो है हमारी तरह लिखी और बोली जाती है। देखिए यहाँ पे जो है आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया है, बी है दक्षिण अमेरिका, सी है पाकिस्तान और डी है मॉरिशस। देखिए आपको बता दें कि जो देश है जो है जहाँ पर हिंदी भाषा जो है का प्रयोग भी होता है, वहाँ पर लिखा भी जाता है, वह है मॉरिशस। मॉरिशस में जो है हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। यहाँ पर जो इसकी जो है राजभाषा जो है यहाँ पे अंग्रेजी है। मगर यहाँ पे जो हिंदी का जो इतिहास है यह बहुत पुराना है। लगभग जो है 150 वर्ष का यह पुराना इतिहास है, जहाँ पे जो है हिंदी के जो है साहित्य, पत्रकार, दूरदर्शन, रेडियो, ये सब जो है इत्यादि माध्यम से यह है हिंदी में जो है इनको खूब जो है बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ पे खूब जो है हिंदी भाषा बोली और लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका सूर सागर किस भाषा की रचना है। जो है सूर सागर, यानी कि सूर सागर में जो है किस भाषा द्वारा इसमें रचना की गई है। यहाँ पे देखा जाए तो अवधी है, बुंदेली है, ब्रज है और छत्तीसगढ़ी। देखिए ये 4 भाषाओं में सूर सागर जो है सूरदास के द्वारा जो है यह रचित जो है जो है कृति है सूरदास के द्वारा। ये इसको जो है इस भक्ति को देखा जाए तो यह ब्रज भाषा भक्ति जो है किस भाषा में, ब्रज भाषा में यह भक्ति जो है को लिया गया है। यानी कि कृष्ण की बाल लीलाओं का इसमें जो है वर्णन किया गया है, यानी कि इसमें भ्रमर गीत को संकलित किया गया है। देखा जाए तो यह जो है और देखा जाए तो जो अवधि है, यानी कि जो अवधि की बात करें तो यह है रामचरितमानस द्वारा, यानी कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस जो है उसको अवधि भाषा में लिखा गया है। ये सभी जो है इसको जो है आपको याद रखना है। ठीक, अगला देखें तो अगला है हमारा वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है। सुमित्रा कुमारी चौहान है, बी है सुभद्रा कुमारी चौहान, सी है माखनलाल चतुर्वेदी, डी है रामधारी सिंह दिनकर। यानी कि जो वीरों का कैसा हो वसंत, यह सुभद्रा कुमारी चौहान की जो है यह कविता है। कौन सी, यह जो कविता है वीरों के, यानी कि वीरों के द्वारा यह रचित, यानी कि सुभद्रा कुमारी द्वारा यह रचित से एक धातव्य जो कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि वीरों के लिए एकमात्र जो है वीर रस में जो है यह कविता लिखी गई है। यानी कि इस कविता में जो है वीर रस का वर्णन किया गया है कि जो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा यह रचित है। इनकी जो है और भी जो है जैसे कि झांसी की रानी जो है, त्रिधारा है, मुकुल है, ये सभी जो है इनकी काव्य जो है प्रसिद्ध जो है काव्य इनकी है जो है सुभद्रा कुमारी चौहान का। अगला क्वेश्चन है, अगला है कि 9वां है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है। देखिए यहाँ पे देखा जाए तो जो है कि
कौन सा ऐसा जो है कि टॉपिक है, यानी कि जो है कि व्याकरण की दृष्टि और वर्तनी की दृष्टि से दोनों शुद्ध है। पहला है कि साहित्य भाषा और दूसरा है प्रांजल भाषा और व्याकरणिक भाषा और मानक भाषा। देखिए यहाँ पर आपका देखा जाए तो जो मानक भाषा होता है, यानी कि मानक भाषा का आदर्श रूप में माना जाता है, जी यह भाषा जो है होती है उसका जो है आदर्श रूप जो है मानक भाषा को माना जाता है। यह पूर्णतः जो है शुद्ध एवं व्याकरण समस्त यह भाषा को प्रदर्शित करने वाला जो है मानक भाषा होता है। इसको देखा जाए तो यह जो है मानक भाषा के रूप में जो है दोष इसमें नहीं होता, यानी कि यह कह सकते हैं कि दोषपूर्ण होता है। यानी कि इसमें जो है जो भाषा होती है यानी कि परिवर्तनशील एवं प्रवाहमयता को बनाए रखता है, इसको हम कह सकते हैं। यानी कि इसमें जो है कि गुण जीवंत भाषा में पाए जाते हैं। इस मानक भाषा में अलग अलग इस प्रकार की कृतियाँ इसमें सम्मिलित होती हैं। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला है 10वां है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ पे है रासो आल्हा खंड से कौन है, अभी हमने बताया कि जो है परमाल रासो जो है आल्हा खंड से प्रसिद्ध है। यह है जगनीश की जो है कृति है, जगनीश द्वारा यह रचित जो है परमाल रासो की यह आल्हा खंड से जो है बद्ध है। यानी कि वीर रस से इसमें वीर रस का जो है इस काव्य में उल्लेख किया गया है। पृथ्वीराज रासो के जो है कि देखा जाए तो यह जो है पृथ्वीराज रासो द्वारा है चंद्रवरदाई जो है रचना जो है की गई है। कुमार रासो या कह सकते हैं, यानी कि रचयिता जो है कुमार रासो है। दलपति जो कुमार रासो जो है इनकी है दलपत है। और विशल देव को हमने बताया कि जो है विशल देव जो है रचित जो है नरपति नल्हा को हमने इसको डिस्कस किया। तो यहाँ पे 10वां का आल्हा खंड से जो है किसका हो जाएगा, परमाल रासो का जो है सी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक, अगले प्रश्न पे आपको देखना है कि 11 से यहाँ तक 15 का तो है गद्यांश के अनुसार है, मतलब इसको गद्यांश को पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको जो है 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप ध्यान से सुनिएगा, मैं सिर्फ इसको 1 मिनट के अंदर इसको पढ़ देता हूँ, उसके बाद जो है आपको क्वेश्चन जो है 2 से 3 मिनट के अंदर ये 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए, आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वह घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने न धारण किया होता तो यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज ना होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़ दिया जाए तो एक स्थान में रहना बुद्ध के वश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु को है उनकी जो है मृत्यु 80 वर्ष की आयु में। 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते रहे, अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाया रहे। अपने शिष्यों में उन्होंने कहा था कि चरथ भिक्षुवते चारिके, हे भिक्षुको घुमक्कड़ी करो। यद्यपि कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर रखा। पूर्व में भारत, पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया और दक्षिण में मकदूनिया जो है, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रवण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्तुओं को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग दिया। जीवन जो है प्रयत्न घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानव की राह प्रदर्शन के लिए। शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल तो कभी मिथिला जो है, कभी कश्मीर और कभी बद्रीश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों को से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। तो आइए इससे जुड़ा हुआ जो है प्रश्न देखते हैं कि जो घुमक्कड़ है, यानी कि घुमक्कड़ में किस प्रकार का प्रत्यय है। या आप जानते हैं कि प्रत्यय जो है किसी शब्द के अंत में लगकर एक सार्थक शब्द या उस शब्द का एक अर्थ प्रकट करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। तो यहाँ पर प्रत्यय में देखा जाए तो घुमक्कड़ में अक्कड़ शब्द है, यानी घुम धन अक्कड़, यानी कि घुमक्कड़ हो जाएगा। घुमक्कड़ में जो है अक्कड़ प्रत्यय है। अगला जो है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, यहाँ पे वैशाली में। उस पैराग्राफ में दिया भी गया है कि वैशाली में जो है उनका जो है जन्म हुआ था महावीर स्वामी का। उसने पावापुरी में अपना जो है शरीर को त्यागा था। पावापुरी जो है यहाँ पे शरीर को त्याग दिया था, यानी कि शरीर को त्यागना था। और वैशाली में जो है उन्होंने अपना जो है कि यह जन्म लिए थे। और देखें जो स्वच्छंद में कौन सी संधि है। देखिए स्वच्छंद एक ऐसा शब्द है, इसमें व्यंजन संधि का जो है रूप आता है। तो
अगला क्वेश्चन है 14वां है, बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी। पैराग्राफ के अनुसार अगर देखा जाए तो 35 वर्ष उसमें दिया गया है कि जो महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तो उनकी अवस्था जो है 35 वर्ष थी। इसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए श्रुतो धर्म का अर्थ क्या है। देखिए यहाँ पे जो है श्रुतो धर्म का अर्थ जो है यहाँ पे जो पैराग्राफ में है वैदिक धर्म बताया गया है, यानी कि जो गद्यांश अगर देखा जाए तो वैदिक धर्म को सही हम मानेंगे। अगला क्वेश्चन है 16वां है, निमिष यानी कि निमिष शब्द का पर्याय क्या है। निमिष जो है शब्द जो होता है क्षण या पल कह सकते हैं, यानी कि उसका क्षण एक पल या क्षण भर या कह सकते हैं। तो इसको अगर देखा जाए तो पर्यायवाची यानी कि अत्यल्प होगा, अत्यल्प या समय यानी कि इस तरह से, यानी कि क्षण हम कह सकते हैं। क्षण जो है अत्यल्प इस तरह का जो है पर्यायवाची इसमें जो है शामिल होता है। तो इसको हम कह सकते हैं जो हमारा 16वां है यह डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। तो अगला क्वेश्चन देखें तो अगला है हमारा कि मुझसे उठा नहीं जाता किस प्रकार का वाच्य है। देखिए जहाँ पर उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, वहाँ पर जो है वाक्य में जो है भाववाच्य यानी कि यहाँ पे जो है आकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। आकर्मक क्रिया जो है कर्ता के अनुसार न होकर वह भाव के अनुसार होता है। तो यहाँ पे जो है भाववाच्य हो जाएगा, मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, इस प्रकार की क्रिया में जो है भाववाच्य होगा। 18वां क्वेश्चन है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसे क्या कहते हैं। यानी कि पूर्व से जिसकी आशा न हो, यानी कि जो है आपका ऑप्शन है प्रत्याशा, अप्रत्याशित, अपरिमेय और अनाहूत। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है सही होगा, प्रत्याशित, यानी कि कह सकते हैं कि जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो। और जो प्रत्याशा को कह सकते हैं जिसकी जो है आशा हो, यानी जिसकी आशा की गई हो, जो है जिसकी आशा की गई हो प्रत्याशा हो जाएगा। अपरिमेय, अपरिमेय का अर्थ हो गया जिसकी माप न संभव, यानी कि परिमेय का अर्थ आप जानते हैं जिसकी माप की जा सके, यानी कि माप संभव हो। अब परिमेय का मतलब हो गया कि ये इसका माप जो है संभव नहीं है, यानी कि संभव जो है ना हो मापन, यानी कि मापन संभव ना हो। जबकि अनाहूत जो होता है, अनाहूत का मतलब होता है जो बिना बुलाए आया हो, यानी कि जो बिना बुलाए यानी कि बिन मेहमान, यानी कि अनाहूत जो है जो बिना बुलाया आया हो, यानी कि जिसकी पूरी से आशा न हो, अप्रत्याशित, इसको आपको जो है लगा लेना है। जो 19 वाला है गोधूम शब्द का, देखिए गोधूम शब्द आपको जो है पहले से ही जो है समझ में आ रहा होगा, गेहूं से संबंधित है। गोधूम का जो है तत्सम रूप जो है गेहूं का तत्सम रूप हम कह सकते हैं गोधूम है। और गेहूं जो होता है, गेहूं कौन सा गेहूं, इस तरह का गेहूं होता है। गेहूं में क्या है, यह तद्भव शब्द है। क्या है तद्भव, कभी कभी तद्भव जो है इसको जो है गोधूम जो है गोधूम का जो है तद्भव शब्द है। और जो है ये जो गोधूम है, गोधूम एक तत्सम रूप है। तत्सम रूप आप जानते हैं कि जो है संस्कृत के समान, यानी तत् किसके समान, तत् के समान, यानी संस्कृत के समान जो होता है उसे हम तत्सम कहते हैं। जो संस्कृत से आया हुआ जैसे जो है तद्भव कहते हैं, यानी कि संस्कृत से आया हुआ या जो है संस्कृत से जो है निकला हुआ शब्द को तत्सम कहते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। उसके साथ देखा जाए तो जो गोधन होता है, गोधन गोधन है और गोबर है। गोबर जो है, गोबर का जो है गाय का जो है अगर देखा जाए तो गोबर कह सकते हैं, गोबर कह सकते हैं। इसका तत्सम जो है गोबर का जो है तत्सम जो है इस तरह गोधन, गोधन तत्सम शब्द है। गोधन शब्द जो है ये तत्सम शब्द है, ना कि तद्भव शब्द है। अब देखिए 20वां जो है निष्कपट, निष्कपट का संधि विच्छेद निधन कपट कह सकते हैं। निधन कपट यह जो है संधि विच्छेद हो जाएगा, वह पहला आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद जो है 21वां है, निम्न में किस प्रकार की जो है यहाँ पे वर्तनी जो है, कौन सा जो है शब्द की वर्तनी जो है सही है उसको बताना है। सही जो है और वर्तनी कौन से। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए अनुग्रहित होता है, अनुग्रहित होता है, इस तरह जो है बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ग्रहित नहीं होता है, अनुग्रहित होता है, यानी कि जो है गृह वाला जो घर वाला रहेगा उसमें लगेगा। अनुग्रहित नहीं होगा, ग्राही नहीं होगा, इस तरह के अनुग्रहित होगा। ये वाला बिल्कुल सही है, बी वाला। देखिए अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है। अपेक्षा का जो विशेषण करेंगे वह एक प्रकार की जो है अपेक्षित कह सकते हैं। अपेक्षा का जो है एक प्रकार की जो है अपेक्षा जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत यह आएगा। यह भाववाचक में यह साथ साथ यह अपेक्षा जो है अपेक्षा की जाती है, यानी कि स्त्रीलिंग के अंतर्गत भी आ सकता है। तो यहाँ के अपेक्षा का अपेक्षित जो है यहाँ पे जो है आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सध्वनि जो है किस उच्चारण स्थान
से आता है? जो स आप जानते हैं कि यह जो है ये तालु से आता है। कौन सा? स जो है बड़ा सा जो है तालु से आता है, तो इसको आपको याद रखना है। उसके बाद जो है अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? अत्यंत में देखिए अति जो है अति धन जो है अंत, यानी कि अत्यंत में अति धन अंत, यानी कि अति जो है उपसर्ग हो जाएगा। तो अति उपसर्ग जो है डी में है, अति जो है कि डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 25 का है उपत्यका का जो है इसका अर्थ बताना है। उपत्यका का अर्थ जो होता है, यानी कि यहाँ पे सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता हो। बी वाला ऑप्शन है प्राणियों के पेट का अंग, और जो है पर्वत का शिखर है। डी है पर्वत के पास की भूमि। देखिए यहाँ पे उपत्यका का जो अर्थ हो जाएगा यह हो जाएगा कि उदय काल, यानी कि कह सकते हैं इसको उदय काल, यानी कि जो है कि पर्वत के पास की भूमि है, ये कह सकते हैं पर्वत के पास की जो भूमि कह सकते हैं। इसको जो है आंसर हो जाएगा इसको पर्वत के पास की भूमि, यानी कि जो है 25 का डी हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 26 है अंगा का उच्चारण स्थान जो है अंगा, आप कहेंगे अंगा, यानी कि नासिक से निकल रहा है। क्या? नासिक से निकलने वाला जो है कि, और यह जो है नासिक के वर्ग कह सकते हैं, और इसको हम पंचमाक्षर भी कहते हैं, यानी कि जो है कि वर्ग का जो है 5वां अक्षर होता है, पंचमाक्षर भी इसको कहते हैं, यानी कि अंगा और इंगा, ये सब जो है पंचमाक्षर, यानी कि 5वां जो है वह ये नाक से निकलेगा, यानी कि नासिक से निकलने वाली ये सभी शब्द होंगे, इसको हम नासिक शब्द कहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 27वां है 4 गज मलमल का, यानी कि 4 गज में ये कौन सा विशेषण है? इस प्रकार की जो है विशेषता, इसमें कौन सी विशेषता जो है बचा रहा है? देखिए संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिणाम बोधक विशेषण और सर्वनामी। देखिए 4 गज मलमल का जो है यह एक परिणाम बता रहा है, यानी कि परिणाम जो है परिणाम बोधक विशेषण यह आ जाएगा, यानी तो यहाँ हो जाएगा जो है सी वाला ऑप्शन जो है, यानी कि 4 गज जो है मलमल का परिणाम बोधक हो जाएगा। देखिए 28वां प्रश्न है शीर्ष का तत्सम रूप। शीर्ष का तत्सम रूप जानते हैं कौन सा? आपका होता है शीर्ष। शीर्ष का तत्सम रूप हो गया शीर्ष। इस तरह से अगर देखें अगला तो है, अगला 29वां है चौराहा शब्द में कौन सा जो है चौराहा? देखिए यहाँ पे 4 राह, यानी कि 4 राहों का समूह, यानी कि चौराहा हो गया। तो यहाँ पे एक संख्यावाचक का बोध आता है, तो यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। और अगला देखें तो आँख की किरकिरी होना, यानी कि 30वां क्वेश्चन है आँख की किरकिरी होना, यानी कि बहुत अधिक प्रिय होना, यानी कि अप्रिय लगना, यानी कि कह सकते हैं बहुत प्रिय बंदा जो है हमारे आँख की किरकिरी है, तो यानी कि आँख का किरकिरी होना, बहुत अधिक अप्रिय, यानी कि अप्रिय होना, यानी कि बहुत जो है प्रिय होना, ये इस तरह का नहीं होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अप्रिय लगना आँख की किरकिरी होना। देखिए यहाँ पर आपको हमने 30 क्वेश्चन करा दिए हैं, यानी कि यह प्रैक्टिस सेट जो है 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला हो गई। यहाँ पर जो है आपकी जो है फीडबैक जो है आप कुछ भी आप दे सकते हैं अपना फीडबैक। यहाँ पे कौन सा कार्य जो है आपको बेहतर लगा, कौन सा कार्य जो है इसमें कमी है, आप सुधारने का भी मौका आप दे सकते हैं। आप यहीं पर हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।